सीरिया के हालात को आप कैसे देखते हैं और विद्रोहियों की जीत और राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने से दुनिया में क्या संदेश किया है? एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि बशर अल असद का जो हश्र हुआ है वैसा ही कुछ अब ईरान के सर्वोच्च नेता का भी होने वाला है। कैसे देखते हैं सर आप इसको? नीरज जी, देखिए इसमें सीरिया के बारे में जी काफ़ी पहले से खबर सबको पता था कि वहाँ के हालात जो गृह युद्ध तो चल रहा था, सालों से चल रहा था। हाँ, ये जरूर था इस खबर को इतना आगे नहीं आने दिया गया जी। और अब जो हालात हुए हैं मीडिया में जो आ रहा है कि अचानक HTS जो ये रिबेल ग्रुप है उसने अटैक किया, मुझे नहीं लगता कि अचानक है जी। ये सारा चल रहा था, प्री प्लान था कि ऐसा होगा और तभी जाकर के इस हालत में हुआ है जी। और सीरिया में है कौन? देखिए आज के इंटरेस्ट किसका है सीरिया में? जी। सीरिया में अगर देखा जाए तो सबसे पहला अगर आप देखें इंटरेस्ट तो अमेरिका का, जी, रूस का। रूस ऑलरेडी और दोनों के बेस हैं जी। आगे हम देखेंगे कि अमेरिका की भी मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ है, रूस का भी है जी। और रूस तो आपको पता ही है डायरेक्ट मदद कर रहा था जी। आसाद की वहाँ पर। उसके साथ इजराइल का है जी। लेबनान सीरिया साथ में है जी। जितने कमजोर स्टेट्स रहेंगे जी मिडिल ईस्ट में इजराइल के आसपास जी, उससे फायदा किसको है? जी, इजराइल को है, अमेरिका को है, वर्चस्व बना रहेगा। जी। तो ये चीज़ इनको कमज़ोर रखना ये कोई अचानक नहीं हुई है। जी। सब लोग जाते हैं पीछे, हम भी पीछे अगर जाएं तो 2011 की बात करते हैं कि अरब स्प्रिंग चली थी जिसमें कि आप देखिए इराक का क्या हाल हुआ उसमें। जी, सद्दाम हुसैन चल रहे थे, उसके बाद ईरान बिल्कुल कमज़ोर हुआ। जी, उसके साथ साथ लेबनान और बाकी जो भी ये 2-3 देश हैं सब कमज़ोर हुए वो उसमें अरब स्प्रिंग में। और अरब स्प्रिंग थी किस लिए कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आनी चाहिए जी, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए जी। और इसको देख करके जो बाकी देश हैं वहाँ पर आप सऊदी अरेबिया UAE लीजिए, वहाँ रूलर्स थे, उनको भी अपना लगा कि ये तो मुश्किल हो जाएगा तो उन्होंने लिबरलाइज कर दिया जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद बजाय डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होने के जो कि वेस्ट चाहता था और इसीलिए अरब स्प्रिंग आई, ये जो कट्टरपंथी थे वो आगे आते गए जी हर जगह और फिर एक मुश्किल पैदा होती गई। लेकिन ये जरूर रहा कि एज ए राष्ट्र वो कमज़ोर हो गए जी। जहाँ भी कट्टरपंथी आई है देखिए एज ए राष्ट्र वो कमज़ोर रहे हैं जी। तो ये चीज़ यहाँ रही और जैसे मैंने कहा रूस, ईरान और टर्की का इंटरेस्ट है कि टर्की जो है खुद अपने आप को उसने मजबूत स्थिति में बना ली है। और सबसे बड़ी बात थी कि 2011 का जो अरब स्प्रिंग था उसका ज़्यादा असर टर्की पर नहीं आया जी। तो टर्की ने उसको दबा दिया। उस जो उस समय बाकी देशों में, अरब देशों में जितनी ये फैली थी उस तरह से जो धरने प्रदर्शन बाकी चीज़ें हो रही थी अरब स्प्रिंग में, वो चीज़ वहाँ नहीं हुई। और उसको लेकर के टर्की अपने रक्षा क्षेत्र में बाकी चीज़ में मजबूत होता गया जी। वो नाटो का भी मेंबर है जी। और आज देखिए कि टर्की के जो ड्रोन्स हैं रूस में चल रहे हैं जी, बाकी जगह भी हैं और शायद हमारे बगल में भी बांग्लादेश में भी आ गए हैं वो आगे देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट आप देखिए सीरिया में किसका था जी, कई लोगों का इंटरेस्ट था जी। अमेरिका चाहता था वहाँ, इजराइल भी चाहता था कि कमज़ोर हो, रूस और ईरान और चीन भी कहूँगा मैं, वो मिल करके चाहते थे कि वहाँ पर कम से कम एक जगह उनको मिले जी मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व कुछ दिखाने के लिए जी। तो ये चीज़ें वहाँ चल रही थी और ये चीज़ देखिए नई नहीं है जी। इसके बाद बहुत चीज़ें हुई इजराइल को इंश्योर करने के लिए कि ये कमज़ोर रहें और इजराइल आगे आए। अब्राहम एकॉर्ड्स हुए 2022 में हुए थे आई थिंक। अब उस एकॉर्ड नहीं 22 से तो लड़ाई शुरू हुई 18 के आज 16-18 में हुए थे जी। और अब्राहम रिकॉर्ड्स के बाद भी देखिए एकॉर्ड होने के बाद क्या हुआ, ये हुआ कि इजराइल जो है 4-5 कंट्रीज मोरक्को, अपने ब्रुनई, ये सऊदी अरेबिया, चाहे UAE, इनके साथ इनके संबंध अच्छे हों। अच्छे होने का से फ़ायदा किसको हो गया? ज़्यादा इजराइल को होना है, इजराइल मीन्स अमेरिका को होना है जी। तो ये भी चीज़ उसके साथ हुई जी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो ग्रेटर इजराइल का 1996 में बात चल रही थी कि इजराइल तो एक्सटेंड करता है जी,
आगे तक, जिसमें सीरिया, लेबनान के अंदर, इजिप्ट के अंदर साइनाई पेनिनसुला वगैरह की बात चल रही थी, वो भी शायद कहीं ना कहीं अंडरलाइन फैक्ट था जी कि जब ऐसा होगा तभी ये आइडिया ग्रेटर इजराइल का आगे बढ़ सकता है, इजराइल मजबूत हो सकता है जी इस पूरे इलाके में। तो ये कुछ चीज़ें जो वो लेके चल रहे थे। लेकिन अभी देखिए सीरिया में रिबल ग्रुप्स जो कहा जा रहा है कि जिन्होंने अभी कैप्चर किया है, एक दो नहीं है, वहाँ तो कम से कम 10-11 हैं, लेकिन 3 जो मेन हैं जिनके, जिसकी अभी बात हो रही है, HTS जो हयात तहरीक अल शाम, HTS उनको बोला जाता है, वो है एक ब्रेकअवे ग्रुप है अलकायदा का जी, अलकायदा का ही ग्रुप है। लेकिन जब देखा इन्होंने कि उसमें जो है ये बात नहीं बन पा रही है अलकायदा, और ऐसे ही अलकायदा तो वैसे ही काफ़ी एक तरह से खात्मे पर ही आ गया था, हाशिए पर आ गया, तो इन्होंने देखा कि वो एम अचीव नहीं होगा, तो उनसे ब्रेकअप उन्होंने कर लिया अपना, और अपना बनाया कि हम जो है अलग लेके चल रहे हैं HTS जी। हालांकि इन्होंने बाद में जाकर जितने रिबल ग्रुप्स थे, इन्होंने एक अपना ऑपरेशंस कमांड भी बनाया कि ऑल ग्रुप्स ऑपरेशन कमांड करके कि एक साथ हम लड़ेंगे। लेकिन एक साथ आप जानते हैं रहते नहीं है, क्योंकि तीनों जो 3-4 क्षेत्र हैं सीरिया के, नॉर्थ में देखिए, सेंट्रल देखिए, सदर्न में अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि कब्जे में हैं और जिनका पहले से चल रहा है, तो ये नया नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा HTS के अलावा SDF जी, सीरिया डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये भी एक अलग ग्रुप है जिसको टर्की सपोर्ट कर रहा है जी। और फिर उसमें एक SNA भी है, सीरियन नेशनल आर्मी जी, वो भी एक ग्रुप है जी। और ISIS को तो हम जानते ही हैं जी, वो तो है ही है जी। बनाई था सीरिया और इराक के लिए जी, लेकिन वो भी हाशिए पर काफ़ी आ गया था, खास करके जब इनका टर्की और अमेरिका इन्होंने मिलकर एक्शन किया था वहाँ पर, तो वो आ गया था। अब जहाँ तक मुख्य है अभी HTS की ही जो बात चल रही है, इस ग्रुप ने क्या किया कि इन्होंने अपना एम बनाया कि हम फ्री करेंगे इसकी आसाद के रिजीम से, जो कि एक डिक्टेटरशिप है। पिछले में हमने बात किया था इसके बारे में, सीरिया के बारे में हमने दर्शकों को बताया भी था थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए 50 सालों तक का तकरीबन शासन था आसाद फैमिली का, मतलब जो अभी आसाद और इनके जो फादर थे जी, बिल्कुल, वो जो है वो भी करीब 25-26 साल तक रहे जी। और सबसे कम उम्र में 34 साल की उम्र में आसाद को बनाया गया प्रेसिडेंट जी। और तब लोगों ने समझा कि ये पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बाहर से आए, शायद कुछ फर्क डालेंगे जी। लेकिन ये भी जो है आशा के विपरीत ये भी उसी पर चलते रहे जी, अपने पिता के नक्शे कदम पर, और बर्बरता इन्होंने काफ़ी की जी। सबसे ज़्यादा 2013 और 2016 का है, जहाँ कहा यह जा रहा था कि इन्होंने तकरीबन बायोलॉजिकल वॉरफेयर टाइप किया, अपने काफ़ी लोगों के मारे जी। एक प्रिजन है जो कि डेमेस्कस से थोड़ी दूर पर है, जहाँ अभी भी न्यूज़ अब आ रही है, जहाँ से काफ़ी लोग निकाले गए कि क्या हालात थे वहाँ तक वहाँ पर। तो ऐसी चीज़ें थी। 2016 में भी वही हुआ, उन्होंने काफ़ी बर्बरता से लोगों को रोका, और तकरीबन कहा तो जा रहा है करीब 6 लाख, मतलब मुझे लगता है 8 से 10 लाख सीरिया के लोग अपना बाहर चले गए, रिफ्यूजी, और मैक्सिमम तो टर्की में है जी। टर्की में भी हैं, लेबनान है, बाकी कई जगह सीरिया के लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया तक भी गए थे सीरियन रिफ्यूजीज। तो ये भी काफ़ी एक मतलब कहा जाए तो तानाशाही तो थी ही जी। और उनको हाथ मिल गया था रूस का जी, तो रूस से भी काफ़ी मदद कर रहा था उनकी, और अब तो खैर वो भाग करके पनाह भी रूस में ही मिली है। कहा जा रहा है कि इनके हज़ारों करोड़ वहाँ पर हैं जी, पैसे जो है अगर रुपए के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर है। और इसके साथ देखिए अमेरिका भी जब अलकायदा को खात्मा कर रहा था यहाँ भी, और ISIS का, तो तकरीबन 900 उसके ट्रुप्स भी सीरिया में हैं जी। रूस ने जो है अपने 2 बेसेज यहाँ बना रखे हैं जी, एक नेवल बेस भी रूस का है, और वही एक बहुत बड़ा बेस, नेवल बेस रूस का मेडिटेरेनियन सी में है। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट कई देशों के थे सीरिया में जी, इनको कि किसी न किसी तरीके से सीरिया का, और अगर इजराइल पर आए तो देखिए गोलन हाइट्स में ऑलरेडी इजराइल ने वहाँ पर एक बफर जोन बना था जी, जो अभी आपने देखा न्यूज़ जब आया तो इजराइल ने कहा कि हम
अपनी सिक्योरिटी के लिए कि ये ग्रुप्स जो है हमारे ऊपर फिर आ करके ऐसे हमास और बाकी आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है अपने अपने मजबूत कर रहे हैं, जबकि कहा जा रहा है कि वो तो काफ़ी आगे तक चले गए हैं जी। तो उसके अलावा ये जो एसटीएस का हेड है, देखिए अबू जलानी जी। अबू जलानी जो है ये भी काफ़ी कम उम्र का है, अभी 40-42 की उम्र है उसकी। 10-11 साल से लड़ाई, अरब स्प्रिंग से ही जब अलकायदा से अलग होकर के आया, और जब इनको लगा कि हमें अलकायदा, और उसके बाद जब इन्होंने 2020-22 में देखा इसको अपना अफ़गानिस्तान की हालत देखी तालिबान की, तो इनको लगा, और उस समय आपको याद होगा कि तालिबान को ट्रांसफ़र इसलिए किया अमेरिका ने कि अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया था 2 साल पहले कि गुड तालिबान और बैड तालिबान हैं, कि अच्छे तालिबान भी हैं और ख़राब हैं, तो ख़राब नहीं, अच्छे से बात करेंगे। तो इनको लगा कि हम भी गुड तालिबान की तरह अपने आप को बदलें जी। तो इन्होंने अपने थोड़ी काफ़ी हद तक कट्टरपंथी चीज़ें हटा दी, बातचीत करने में, पहनने में, बाकी उसमें। और इन्होंने अभी बोला कि औरतों बच्चों का ख्याल किया जाएगा, कितना करेंगे वो तो आगे बात की बात है, लेकिन इन्होंने अपने आप को एक तरह से मैं कहूँ तालिबान से सीख ली करके उस हालत में ले आए। और फिर जैसे पिछले उसमें हमने कहा था कि अमेरिका ने इनको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है, वेस्ट ने भी कर रखा है, फिर भी इनको कुछ ना कुछ मदद वहाँ से मिलती रही और जिससे ये आगे आए। और इडलिब प्रोविंस है सीरिया में, उसका ऑलरेडी इनका कब्जा था जी। वहाँ का सारा कुछ शासन यही चला रहे थे। एक ग्रुप यहाँ था, एक ग्रुप जो ऊपर था जो टर्की के बॉर्डर है नॉर्थ सीरिया में, वहाँ था जी। और एक ग्रुप नीचे था। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो आसाद के पास तकरीबन आधा से कम ही सीरिया रह गया था जी। कहने के लिए था, लेकिन उतना था नहीं। रूस यूक्रेन की लड़ाई में और बाकी में रह गया व्यस्त, तो यहाँ उसने उतना ध्यान नेचुरली नहीं दे पाया जी। और धीरे धीरे ग्रुप्स आगे बढ़ते रहे और इसको मीडिया में नहीं आने दिया गया खबर जी, जब तक ये एलेप्पो पहुंच गए। एलेप्पो से दूर कितना था, 80-90 किलोमीटर की दूरी है डेमेस्कस, तो लग गया था कि एलेप्पो पहुंच गए, तो अब डेमेस्कस दूर नहीं, वो हालत वही हुई थी। अब दूसरा जो फ्रंट की मैं बात कर रहा था, एसडीएफ सीरिया डेमोक्रेटिक फ्रंट, देखिए एक कुर्दिश ग्रुप है जी। और ये है नॉर्थ में टर्की के साथ। टर्की जो है ऑलरेडी कुर्दिश ग्रुप से उनकी बनती नहीं है कि वो जो है उनको लगता है एर्डोगन की ये तो हमको निकालने के उसमें है कुर्द्स वहाँ से जी। तो ये ग्रुप वहाँ है और वहाँ पर इनका तकरीबन कब्जा था। जहाँ अब देखिए जो न्यूज़ है, टर्की ने ऑलरेडी आक्रमण कर दिया है, सब चाहते हैं अपना एरिया वहाँ लेना जी। इससे पहले भी कुछ समय पहले टर्की ने कुछ एरिया वहाँ ले लिया था अपना मिलिटेंट्स के नाम पर, इनको हमने इसको हटाना है। हालांकि एसडीएफ जो सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट है, टर्की को अपना दुश्मन मानता है जी। ये दूसरा है। तीसरा जो है हमने बात की थी सीरियन नेशनल आर्मी। सीरियन नेशनल आर्मी जो है ये ग्रुप है जो कि टर्की इसको सपोर्ट करता है जी, वो अपने इंटरेस्ट के लिए, तो वहाँ पर है। और एक और है ड्रूज मिलिशिया जी, इनके यहाँ जो मेजर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये भी ये माइनॉरिटी ग्रुप है और ये माइनॉरिटी ग्रुप मिलिटेंट ग्रुप ये भी है, लेकिन इसमें सभी मिक्स हैं जी। इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, इसमें कुछ इस्लामिस्ट भी हैं, कुछ हिंदूज इसमें हैं, मतलब कई हिंदुज़म मतलब कई आइडियोलॉजीज के मानने वाले इसमें हैं जी। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये माइनॉरिटी ग्रुप हैं, ये भी हैं। तो इतने लोग आप देख लीजिए कि इंटरेस्ट लेके वहाँ चल रहे थे अपने अपने एरिया में जी। और आईएसआईएस का तो हालांकि हाशिए पर आ गया, बट है जी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गया है, हाशिए पर था लेकिन है। तो ये सारे ग्रुप्स आप देखिए मिल करके अपना अपना, और ऐसे ग्रुप हो गए तो कोई एक का तो कब्जा चलेगा नहीं जी। तो ये चीज़ वहाँ पर चल रही थी और इस वजह से अब वो मैंने ऑलरेडी बोला कि फॉरेन आर्मीज, ये तो फॉरेन इंटरेस्ट हो गया। फॉरेन आर्मीज देखिए जी, मैंने बताया अमेरिका ऑलरेडी उसने बोला कि अलकायदा को मिटाना है, आईएसआईएस को मिटाना है, तो 900 उसके वहाँ ट्रुप स्टेशन थे जी। रूस का अपना इंटरेस्ट था, मेडिटेरेनियन में उसने अपना लगा रखा था, एक एयर बेस भी उसने बना रखा था सीरिया के अंदर जी। और एक उसने नेवल बेस भी अपना बना रखा था। और टर्की है ही है,
टर्की मैंने बताया ऊपर ऑलरेडी अगर एसएनए को सपोर्ट कर रहा था तो उसने भी अपना नॉर्थ ईस्ट सीरिया में अपना बेस उसने भी बना रखा था जी। और दूसरा जो था रूस का, जैसे मैंने कहा कि रूस अपने आप नहीं था, रूस ने अपनी एक्टिविटी चाहे वो एरियल बेस था, एयर बेस था या नेवल बेस था, वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहा था जी। तो इंटरेस्ट ईरान का भी आ गया जी। ईरान को लेबनान या इजराइल पर कुछ भी करने के लिए उसको एक ग्राउंड बेस चाहिए था, रास्ता चाहिए था जी। सीरिया हो करके ही लेबनान जाने का था, बॉर्डर था जी। इजराइल के साथ भी है जी। इसलिए ईरान का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था जी। सीरिया में जी। और इरानियन गार्ड आईआर जो आईजीसी है, इरानियन नेशनल गार्ड जो है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड, वो जो है उनकी मतलब ईरान की जो आर्मी है उसका इंटरेस्ट तो पहले ही से वहाँ पर जी। तो ऑलरेडी उनका प्रेजेंस वहाँ पर था, रादर 2012 से ही उनका प्रेजेंस वहाँ पर था, खास करके ये लैंड कॉरिडोर की मैं जो बात कर रहा था इनको चाहिए था जी। तो आप देख लीजिए कि ये कितना लोगों, कितना इंटरेस्ट कितने देशों का और बाकियों का था, तो क्या ये चीज़ ऐसी अचानक तो हो नहीं सकती जी। इंटरेस्ट मिल के चल रहे थे सभी के और जो आगे बढ़ गया वो निकल गया। हालांकि आसाद ने इनको जरूर 2000 मैंने कहा जैसे 13 और 16 के बाद 2018 के बाद से उन्होंने अपनी मजबूती कायम की, लेकिन उन्होंने जहां मजबूत थे वहीं अपने आप को रख लिया। वो इराक में जो हमला हुआ था इसका अमेरिका का, उसके भी खिलाफ थे जी। तो ये करके वेस्ट और इनके ये खिलाफ होते गए और अपने लोगों को दबाते गए जी। इस वजह से जो है ये टेररिस्ट ग्रुप्स को मौका मिल गया आगे बढ़ने का। जी। अब इससे हुआ क्या है देखिए, सबसे बड़ा तो नुकसान जो है रूस को है, और रूस क्यों, मैं चीन भी बोलूँगा, दोनों मिलके ही थे, रूस चीन ईरान तीनों को, क्योंकि बहुत बड़ा एक उसको फुटहोल्ड मैं कहूँगा जगह मिल गई थी रूस को, जो कि अब जो है हाथ से निकली जाएगी जी। और यूक्रेन का वो अलग है। तो मिडिल ईस्ट में हर एक आदमी चाहता है कुछ न कुछ अपनी प्रेजेंस रखना जी। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए। ईरान के लिए देखिए, ईरान ही नहीं, ईरान ने जो पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा था सबके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है जी। जो मैं अभी बात कर रहा था लैंड कॉरिडोर जाने की, अब वो नियरली बंद हो जाएगा। किस रिबेल ग्रुप से कैसे आते हैं जी। उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा, तो वो और मुश्किल हो जाएगा। दूसरा इजराइल देखिए, मैं कहूँगा कि इजराइल के लिए सबसे फायदे का सौदा है जी। इजराइल, अमेरिका भी इंक्लूडेड है जब मैं इजराइल बोलता हूँ साथ में, क्योंकि इजराइल तो एक क्रेडिट लेगा कि हमने जो है इनको डाउन कर दिया इस रजीम को जी। और ऐसे वो ये रजीम को तो नहीं, वो ये जरूर कहेगा कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी हमने खत्म कर दिया और ईरान को पर भी काट दिए जी। तो वो तो ये लेके चलेगा, उसको इसमें कोई डाउट नहीं है कि फायदा हुआ है। लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा नुकसान है जी। क्योंकि ये और ज्यादा वहां पर ये उथल पुथल मचेगी। बाकी जो हैं वो देख करके कहेंगे कि हमारे साथ भी हो सकता है, तो आप उठेंगे नहीं जी। ईरान की हालत क्या होगी उसको भी यह मुश्किल आ जाएगा। जी। एक रूट अगर सीरिया पर इजराइल का कब्जा तो नहीं कहूँगा, वर्चस्व हो गया तो उसको एक रूट मिल जाएगा और ईरान के ऊपर या बाकी देशों के लिए जी। तो उसको इससे ज़्यादा है काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए जी। लेकिन क्या इसकी वजह से ईरान चुप बैठेगा? ईरान भी तो कुछ करेगा ही जी। अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, और हो सकता है कि वो न्यूक्लियर पावर की तरफ ज़्यादा जोर लगाए। जी। एक ये भी चीज़ है जो अभी लग रहा था कि शायद कम होगा, तो ये कुछ चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ देखिए, लेकिन होगा कैसे ये भी मुश्किल है। अभी जो सीरिया की पॉपुलेशन है 75% सुन्नी पॉपुलेशन है, सुन्नी मुस्लिम्स हैं जी। ईरान में 90 से 95% शिया मुस्लिम्स हैं जी। तो क्या उनकी आपस में बन पाएगी? जी। चाहे कोई ग्रुप वहाँ रूल करे तो ये भी एक मुश्किल है। आप देखती हैं कि मिडिल ईस्ट में या कहीं भी इनका कितना ज़्यादा है शिया सुन्नी का जी। तो मुझे लगता नहीं है कि ये ज़्यादा ईरान को, अनलेस ईरान की कुछ हिस्सा ईरान भी ले अपने कब्जे में रखे, क्योंकि अभी वही हो रहा है। अभी बंदर बाट वाली बात तो वहाँ चालू हो जाएगी जी। और जो चीन का है जहाँ तक सवाल,
चीन की मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी, देखिए उसने सऊदी अरेबिया और यूएई को एक साथ मिलाया था, बातचीत की थी, लेकिन चीन की मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी जो है रूस और ईरान के कंधे पर ज़्यादा चल रही थी जी। अब जो है मुझे नहीं लगता कि वो इतने आगे बढ़ पाएगा, और यही सऊदी अरेबिया और यूएई अब दोबारा हो सकता है वो सोचेंगे कि हमें चीन के साथ या रूस के साथ जाना चाहिए, या हम जो है अमेरिका के साथ ही बने रहें, जो भी कीमत हमें देनी पड़े जी। ये भी एक चीज़ वहाँ पर आएगी। और सीरियंस जो बाहर हैं वो कैसे आएंगे, हालांकि टर्की ने बोला कि वो बॉर्डर खोल देगा, बिकॉज टर्की की इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं है और इनकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वापस भेजना चाहेगा हर हालत में। लेकिन 10 लाख जो बाहर गए हैं कैसे आएंगे, क्या वापस आएंगे? क्योंकि एक चीज़ हमें और सोचना पड़ेगा, वो सोच रहे होंगे, हम तो देख ही रहे हैं, कहीं भी जो रिवॉल्यूशन हुआ, चाहे ईरान में था, चाहे अफगानिस्तान में था, चाहे यहाँ था, जहाँ भी ये कट्टरपंथी शासन करने आए हैं, शासन में आ गए हैं, तो उन्होंने तरह तरह की जो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हैं औरतों के ऊपर, बाकियों के ऊपर, लोगों के ऊपर, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर एक चीज़ पर। तो क्या वो उसके लिए वापस आएंगे लोग? जी, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है आने के लिए। और दूसरा, जो लाइफ देख रखी इन लोगों ने बाहर थोड़ा अच्छी, क्या दोबारा सीरिया में हो पाएगी? जी, जो हालात हैं, क्या इनको आर्थिक मदद बाकी मिलेगी इन ग्रुप्स को वहाँ पर? तो ये जो है अभी भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि लोकल्स अभी भी उन्होंने देख रहा है कि आईएसआईएस ने क्या हाल किया था सीरिया में पहले, और उसी का ग्रुप है, अगर आइडियोलॉजी लेके चल रहा है वही, तो क्या ये चलने देगा? देखिए, और दूसरी जो चीज़ आ रही है इसमें, अमेरिका की मैं बात करूँगा। देखिए, बाइडेन ने तो अभी बोला है कि इसको मदद करने के लिए, अपना एक कहूँगा वर्चस्व काम करने के लिए वहाँ पर ऑलरेडी उनकी फौज है, लेकिन ट्रंप ने कुछ और बोला है जी। उन्हें कहा कि इनको इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, अमेरिका ने कुछ नहीं करनी चाहिए जी। वहाँ भी अलग वो आ रही है। इजराइल ने तो अगर बफर जोन ले लिया तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल बफर जोन पर रुकेगा गोलान हाइट्स में जी। किसी जमाने में वो कहते हैं गोलान हाइट्स तो हमारा है जी, तो हो सकता है और आगे बढ़े और एरिया कब्जा करे अपना जी। टर्की वो करेगा ही करेगा। तो ये अभी इन्होंने एक मोहम्मद बशीर को बनाया है टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटर या पीएम मार्च तक के लिए, बट कौन बढ़ता है, कौन सा एरिया अपने पास रखता है, मिलिटेंट ग्रुप का क्या होता है, ये कुछ चीज़ें हैं कि जिस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, रीबिल्डिंग सीरिया, दोबारा सीरिया को बनाना 13 साल के उथल पुथल के बाद इतना आसान नहीं है जी। और इसके लिए कहाँ से फंड्स आएंगे, कहाँ से कौन करेगा? और अभी भी देखिए एसटीएस जो पावर में आ गया है, उसके देखिए वो भी ब्रुटैलिटी अपनी दिखा रहे हैं जी। आसाद के भांजे को परसों उन्होंने लटका दिया, सीधा पब्लिक प्लेस में हज़ारों के सामने फांसी लटकाया जी। और वो मारे जा रहे हैं जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो आर्मी के थे लॉयल टू आसाद। हालांकि कई लोगों ने सरेंडर कर दिया है। तो ये हालत अगर चलती रही तो अभी इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि कोई स्थायित्व वहाँ पर आ पाएगा जी। बिल्कुल सर। और जहाँ तक आपने एक और चीज़ की, ईरान की हालत देखिए, डर तो है जी, ईरान को भी है और वहाँ के लोगों को भी है कि अगर इधर इस तरह की हालत हो सकती है जी, तो वहाँ भी जो है ग्रुप्स तो वहाँ भी बहुत हैं जी। और आज नहीं तो कल वही होगा, लेकिन इसी तरह होगा जी, चुपके धीरे धीरे होगा और एक बार अचानक एक तरह से जी ये हालत वहाँ हो जाएगी जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।